सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भौतिक स्वरूप या फिर भौगोलिक स्वरूप या फिर भौतिक विभाजन। तीनों गाइस एक ही है। इसका क्वेश्चन बनता है गाइस, झारखंड के भौगोलिक या फिर भौतिक या फिर भौतिक विभाजन का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं झारखंड का भौगोलिक स्वरूप कैसा है और झारखंड का जो है विभाजन किस किस डिवीज़न में किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो गाइस, झारखंड का भौतिक स्वरूप अपनी भूगर्भिक बनावट तथा उच्चावच के साथ साथ भौगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप निश्चित होता है। ये हलचलें प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के टर्शियरी कल्प तक होती रहती है और अनेक भू आकृतियों को जन्म देती है। तो यहाँ पे गाइस ये बोला जा रहा है कि जो झारखंड का भौतिक स्वरूप है वो भौगर्भिक बनावट तथा उच्चावच के साथ साथ जो भूगर्भिक मतलब कि जमीन के नीचे का जो हलचल होता है उससे जो भी धरातलीय स्वरूप बनते हैं उसी का परिणाम है जो झारखंड का भौतिक स्वरूप बना हुआ है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ये हलचल जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर टर्शियरी कल्प तक होती रही है और अनेक भू आकृतियों को जन्म दिया है। मतलब कि जैसे पर्वत पठार ये सब का मतलब जो जो भी भू धरातल पर आकृति पाई जाती है वो भूगर्भिक हलचलों मतलब जमीन के नीचे जो भी हलचलें होती है उसी का परिणाम होता है, जिससे धरातल का जो स्वरूप है वो तैयार होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब जो झारखंड का है धरातलीय स्वरूप जो है वो किस किस विभाजन में और किस किस प्रकार से किया गया है वो दिखाया गया है यहाँ पे। ये झारखंड का मैप है गाइज, और यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो ये बॉक्स वाला पार्ट दिख रहा है गाइज, इसे पाठ क्षेत्र बोला जाता है। ये बेसिकली जो है वेस्टर्न एरिया में पाया जाता है। अभी हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे गाइज। पहले आप लोग डिवीज़न देख लीजिए। पहला डिवीज़न हो गया पाठ क्षेत्र, जो ये वाला एरिया दिख रहा है वेस्ट की ओर। फिर दूसरा है गाइज दामोदर और बराकर नदी घाटी। दामोदर और बराकर नदी घाटी यहाँ पे है गाइज। ये यहाँ से जो दामोदर नदी निकलती है और बराकर का जो घाटी है गाइज, नदी घाटी, उसका एक डिवीज़न किया गया है, एक पाठ क्षेत्र हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं रांची हजारीबाग पठार। ये जो है ये रांची और हजारीबाग का पठार, ये एक डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट डिवीज़न है बाह्य पठार या निम्न पठार, यानी कि जो उत्तरी छोटानागपुर का एरिया है गाइस, ऊपर वाला एरिया उसे बाह्य पठार, और जो नीचे वाला एरिया है इधर सिंहभूम का क्षेत्र, सरायकेला खरसावां वाला, ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम, इसे गाइस निम्न पठार बोला गया। ठीक है, और जो लास्ट ये है डिवीज़न वो है संथाल परगना उच्च भूमि एवं अपर्दित भूभाग। ये जो संथाल परगना वाला एरिया है वो, तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार डिवीज़न। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ते हैं गाइज, इसमें क्या होता है और कैसे कैसे कुछ डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग इसका जो डिवीज़न है उसको एक एक करके सेपरेटली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग देखेंगे गाइज पाठ क्षेत्र। ठीक है, तो झारखंड की धरती प्रारंभिक काल से अपरदनों के कारण संप्राय मैदान के रूप में थी, किंतु क्रीटेशियस एवं आरंभिक इयोशीन काल में हुए लावा उद्गार के कारण आधारभूत नीच और ग्रेनाइट के ऊपर बेसाल्ट की परत फैल गई। कालांतर में मौसम के प्रभाव के कारण इस बेसाल्ट का रूपांतरण जो है वो बॉक्साइट तथा लिग्नाइट में हुआ, जिससे पाट भूमि का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है पाट क्षेत्र बेसिकली क्या है कि पहले जो था, यहाँ पे देखिए पहले बोला जा रहा था कि पाट क्षेत्र जो है वो पहले संप्राय मैदान के रूप में थे, किंतु जो है वो क्रीटेशियस और आरंभिक इयोशीन काल में जो लावा का उद्गार हुआ जिससे कि लावा जो है ये पाट क्षेत्र के ऊपर फैल गया, जिससे जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट की परत फैल गई उसके ऊपर, धरातल के ऊपर, और धीरे धीरे जो है मौसम के प्रभाव के कारण जो है बेसाल्ट का रूपांतरण होने लगा और जो है बॉक्साइट तथा लिग्नाइट में इसका परिवर्तन हो गया और पाट क्षेत्र का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप लोगों को याद रखना है कि पहले जो था ये पाट क्षेत्र समतल धरती के रूप में था, मतलब धरातल के रूप में, लेकिन जो है क्रीटेशियस
एश और आरंभिक इयोसीन काल में लावा का उद्गार हुआ, जिससे कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट का एक परत फैल गया धरातल पर, और धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन के कारण ये जो है बॉक्साइट और लिग्नाइट में बदल गया, जिससे कि पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे, लावा प्रवाह के बाद हलचल के कारण छोटा नागपुर की यह संप्राय धरती ऊपर उठी। यह उत्थान सर्वप्रथम पाट क्षेत्र के रूप में हुआ। जैसे जैसे लावा का प्रवाह जो है फैलता गया, और बाद में जो उत्तरी छोटा नागपुर में जो है वो संप्राय धरती जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जिससे कि पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। क्रमशः 3 उत्थानों के कारण जो है यह भूभाग औसतन 900 से 1100 मीटर उठा। यहाँ नेतरहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है। पाट क्षेत्र का निर्माण विस्तार वर्तमान पलामू प्रमंडल के छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल के छोर लातेहार जिले में तथा गुमला और लोहरदग्गा जिलों में विस्तृत है। पाट क्षेत्र को पलामू पाट तथा गुमला पाट, लोहरदग्गा पाट के रूप में भी विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि लावा का प्रवाह हुआ, जिससे कि ये संप्राय धरती लगभग जो है 900 से 1100 मीटर के ऊंचाई तक उठ गई, और यहाँ का जो है पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो भूमि है वो है नेतरहाट की भूमि। ठीक है, और ये जो है इसका विस्तार जो है पाट क्षेत्र का बेसिकली कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो है वो लातेहार लोहरदग्गा वाला एरिया जो है इधर वो, और जो पलामू का छोर किनारे वाला भाग है इसमें इसका विस्तार है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पाट क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ना है गाइज हम लोग को। अब देखते हैं रांची हजारीबाग पठार। ठीक है, तो रांची हजारीबाग पठार के अंतर्गत 2 अलग अलग पठारों का अध्ययन करना होगा। यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रांची और हजारीबाग 2 अलग अलग पठार हैं, तो किंतु दोनों का निर्माण काल एक ही है। ये है रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। यहाँ पे गाइस हम लोग रांची और हजारीबाग पठार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का जो है वो निर्माण काल जो है वो एक ही है, तो हम लोग एक ही साथ लेकर के इसे चलेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे रांची पठार। रांची पठार जो है इसमें क्या बोला जा रहा है कि रांची जिला के रांची और खूंटी अनुमंडल क्षेत्र को सामान्यतः रांची पठार के नाम से जाना जाता है। यह भूभाग जो है वो समतल प्राय एवं धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। ठीक है, रांची पठार का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि रांची जो जिला है, रांची खूंटी अनुमंडल, उसी को रांची पठार के नाम से जाना जाता है। ये समतल प्राय और धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, अधिवास्य घनत्व मध्यम है तथा समान रूप में वितरित है। यहाँ पे जो है इसकी अर्थव्यवस्था गाइस कृषि प्रधान है, और अधिवास जो है वो मध्यम है, मतलब जो सेटलमेंट का डेंसिटी है वो मतलब मीडियम है गाइस, और जो है समान रूप से वितरित है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ प्रत्येक गांव में भूमि का 2 प्रकार मिलता है, दोन और ताड़। यहाँ पर जो है भूमि का 2 प्रकार पाया जाता है, जिसे दोन और ताड़ बोला जाता है। अब देखते हैं आगे दोन और ताड़ होता क्या है और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भूमि निम्न भूमि दोन है तथा उच्च भाग ताड़। जैसे कि जो नीचा भूमि है गाइस, जो नीचे की ओर है उसे जो है वो दोन बोला जाता है, और जो उठा हुआ भाग है उसे ताड़। ठीक है, यहाँ ऊंचे भूभाग में बसाव है तथा निम्न भाग में कृषिगत खेत है। ठीक है, यहाँ जो है ऊंचे भाग में लोगों का बसाव पाया जाता है और निम्न भूमि में खेती की जाती है। यद्यपि यह भूभाग संप्राय है, किंतु अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ विकृत है। ठीक है, इन्हें टोंगरी कहा जाता है। यहाँ पे जनरली जो है वो भूभाग तो संप्राय है, मतलब समतल है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, जिसे टोंगरी कहा जाता है। कहीं कहीं यह मिट्टी से ढका है, जिस पर जंगल उग आए हैं। रांची शहर पठार के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं गाइज हम लोग हजारीबाग पठार के बारे में। अब देखते हैं हजारीबाग पठार का। तो ऊंचाई में यह रांची पठार के समान है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है, और रांची और हजारीबाग पठार का निर्माण जो है एक काल में हुआ। आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ। भू आकृतिक दृष्टि से यह रांची पठार की तरह जो है समतल और टोंगरी से युक्त दोन और ताड़ भूमि का सम्मिलित क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद है, इसके पूर्व भाग में दामोदर तथा पश्चिमी भाग से औरंगा नदी निकलती है। यहाँ पे गाइज ये बताया जा रहा है कि हजारीबाग का जो पठार है, यहाँ से पूर्व भाग से दामोदर और औरंगा नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाह्य पठार या निम्न पठार। हम लोगों ने देखा अभी पाट क्षेत्र और रांची हजारीबाग पठार। अब देखते हैं हम लोग बाह्य या निम्न पठार। ठीक है,
तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, यह रांची पठार या हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे बोला जा रहा है रांची पठार और हजारीबाग पठार के किनारे, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है बाह्य क्या है ये, निम्न ना, तो ये वाला पार्ट होगा गाइस, निम्न भूमि, निम्न पठार या फिर इसे ही बाह्य पठार बोला जाता है, जो ऊपर की ओर हजारीबाग और रांची पठार के ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो आप लोग मैप देखते चलिएगा, मैप से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा गाइस। तो यह रांची पठार या हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित है। यह क्षेत्र को बाह्य पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रांची पठार के दक्षिणी भाग एवं हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग अर्थात दोनों के मध्यवर्ती पठारी भूभाग के बाहर है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि रांची पठार के ऊपरी भाग और रांची पठार के नीचे वाला भाग और हजारीबाग पठार के ऊपर वाला भाग को बोला जाता है निम्न पठार या बाह्य पठार। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, साथ ही निम्न पठार का जो तात्पर्य है उसकी ऊंचाई से भी है। यह क्षेत्र 300 से 600 मीटर ऊंचा है। निम्न पठार मतलब कि यहाँ पे इसका हाइट से रिलेट किया जा रहा है कि ये कितना ऊंचा है। ठीक है, फिर भू आकृतिक, यहाँ पे देखिए गाइस, ये देखिए, भू आकृति के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी बाह्य पठार तथा दक्षिणी बाह्य पठार। ठीक है, फिर से गाइस इसे पुनः जो है उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार में विभाजित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं उत्तरी बाह्य पठार। यह हजारीबाग पठार के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो बाह्य पठार है, उत्तरी बाह्य पठार हजारीबाग पठार के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। इसका विस्तार पूर्व में संथाल परगना के पश्चिम सीमा से लेकर के पश्चिम में पलामू तक है। इसके अंतर्गत लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह आदि आते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए बोला जा रहा है कि इसका जो विस्तार है वो पूर्व में गाइस पलामू के पश्चिमी छोर से लेकर के पश्चिम में जो है वो यहाँ पे संथाल परगना के पूर्वी छोर तक है, वो इसका विस्तृत एरिया बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका जो विस्तृत एरिया है वो बता दिया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं दक्षिणी बाह्य पठार। तो दक्षिणी बाह्य पठार में हम लोग को बोला जा रहा है कि इसका विस्तार जो है रांची पठार के दक्षिण में है। इसका विस्तार पश्चिम में सिमडेगा एवं सिंहभूम क्षेत्र से लेकर के पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला तक है। ठीक है, तो वही गाइस बोला जा रहा है कि इसका विस्तृत क्षेत्र है दक्षिणी बाह्य पठार का कहाँ से कहाँ तक है। तो रांची पठार का निचले वाला भाग जो है सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, खरसावां, सिमडेगा वाला पार्ट, तो ये हो गया दक्षिणी बाह्य पठार। तो अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे दामोदर और बराकर नदी घाटी। ठीक है, तो ये देखिए दामोदर नदी घाटी और बराकर नदी घाटी दोनों झारखंड में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है, किंतु ठीक बंगाल में प्रवेश करते ही बराकर दामोदर की सहायक नदी बनकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि दोनों जो नदी है दामोदर और बराकर वो झारखंड में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है, लेकिन जो है वो बंगाल में प्रवेश करते ही जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी बनकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो है आगे केवल दामोदर का अस्तित्व रह जाता है। फिर यहाँ पे देखिए दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में विविध उच्चावच के साथ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकाकी पहाड़ियाँ, छोटे पठारी भूभाग, स्कर्प किनारा पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी दामोदर तथा निचला दामोदर। ठीक है, धनबाद क्षेत्र का जो है दामोदर, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि धनबाद क्षेत्र का जो दामोदर निचला दामोदर है और ऊपरी हजारीबाग जिला जो है वो ऊपरी दामोदर है। फिर ऊपरी दामोदर घाटी को रामगढ़ पतरातू प्रवेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दामोदर और बराकर घाटी का जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और इसका विस्तृत पाठ। अब देखिए यहाँ पे बराकर नदी घाटी जो है वो दामोदर घाटी के ठीक उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बराकर घाटी का ऊपरी भाग समतल प्राय है, किंतु निचला भाग सीढ़ी नुमा ढाल का निर्माण करता है। यह घाटी जो है वो गिरिडीह के पास देशांतरी चौड़ाई में सर्वाधिक है। तो ये था गाइस हमारा दामोदर और बराकर नदी घाटी क्षेत्र। अब देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे, ये देखिए अब हम लोग देखते हैं संथाल परगना उच्च भूमि एवं अपर्दित भूभाग। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। यह भूभाग 300 से 70 मीटर की ऊंचाई में विस्तृत है।
ये जो संथाल परगना वाला एरिया है वो 300 से 70 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ये देखिए, इसका जो मुख्य पहाड़ी भूभाग संथाल परगना के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। वो दक्षिणी भाग तथा पश्चिमी भाग अनेक नदियों द्वारा अपर्दित होकर निम्न स्वरूप धारण कर लिया है, इसलिए इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और अपर्दित भूभाग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइस कि जो संथाल परगना का उच्च भूमि है वो 300 से 70 मीटर की ऊंचाई में विस्तृत है, लेकिन जो है ये जो है इसका मुख्य पहाड़ी भूभाग संथाल परगना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका जो है संथाल परगना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसे जो है फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और अपरदित भूभाग। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग एवं साहेबगंज का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग में है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो राजमहल पहाड़ी है वो दुमका, गुड्डा, पाकुड़ ये सब एरिया वाला पार्ट में है और जो है राजमहल की पहाड़ी 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो है क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है। नुकीली पहाड़ियों को टोगरी एवं गुम्बदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा कहते हैं। ठीक है, जो नुकीली पहाड़ होते हैं उसे टोंगरी और जो है गुम्बदनुमा जो पहाड़ पाए जाते हैं जैसे कि ये नुकीली पहाड़ हो गया और गुम्बदनुमा पहाड़ ऐसे, उसे जो है नुकीली वाले को टोंगरी और गुम्बदनुमा वाले को डोंगरी बोला जाता है। अब देखते हैं अपरदित भूभाग। तो अपरदित भूभाग के अंतर्गत संपूर्ण जामताड़ा जिला, देवघर जिला और दुमका जिला का पश्चिमी भाग आता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो अपरदित भूभाग है वो जामताड़ा, देवघर और दुमका, यहाँ पे देखिएगा ये दुमका वाला एरिया हो गया, जामताड़ा वाला हो गया और देवघर वाला पार्ट में अपरदित भूभाग वाला एरिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा था। अब देखिए भौतिक स्वरूप की दृष्टि से इसे तीन भागों में विभाजित करते हैं। फिर से गाइस ये जो अपरदित भूभाग है उसे भौतिक स्वरूप के अकॉर्डिंग हम लोग पुनः जो है वो तीन भागों में बांटते हैं। देवघर अपरदित निम्न क्षेत्र, फिर अजय मोर बेसिन और राजमहल का उत्तर पश्चिम भाग। यहाँ पे जो है इसे फिर से देवघर अपरदित क्षेत्र, निम्न क्षेत्र और अजय मोर बेसिन यानी कि अजय नदी और मोर नदी जिस बेसिन में बहती है उसे और राजमहल का उत्तर पश्चिमी भाग में विभाजित करते हैं। तो गाइज ये था हमारा झारखंड का भौतिक स्वरूप का विभाजन। ये क्वेश्चन गाइज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर झारखंड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। इसके अलावा आप लोग जो अगर बीए में हो और ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।